कौन है सावित्रीबाई फूले, जिसने पूरे समाज से लिया लोहा, झकझोर देने वाली सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार की सियासत में इन दिनों सावित्रीबाई फूले का नाम काफी चर्चा में है। आज उनकी जयंती भी है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्हें नमन किया है। सावित्रीबाई का नाम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रूप से लिया जाता है। महिला और दलितों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्हें इसके लिए सदियों तक नमन किया जाएगा। आज 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं और आज वह युग चल रहा है जहां महिलाएं अब आगे बढ़ चुकी हैं और दुनिया की रफ्तार में साथ है। लेकिन एक ऐसा भी वक्त रहा है जहां अपने ही पिता ने अपनी बेटी के हाथों से किताब छीन लिया और यह किताब दोबारा देने वाले उनके पति ज्योतिबा फूले थे। आज हम बात करेंगे उस वक्त की ढांचे की, सामाजिक स्थिति की और शिक्षा की, और फिर सावित्रीबाई फूले के संघर्ष की। महिलाएं आज शिक्षा ले रही हैं और यह जो महिलाओं की गरिमा और उनकी हौसला अफजाई की जाती है, वह सावित्रीबाई फूले की देन है। सावित्रीबाई एक दिन अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पिता ने यह देखा और उनके हाथों से किताब उठाकर फेंक डाला। उन्हें डांटते हुए कहा कि यह अधिकार केवल उच्च जाति के पुरुषों का ही है, दलित और महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है। महिला चाहे उच्च वर्ग की भी क्यों न हो, हर महिला की बराबरी दलित से ही की जाती रही। जिस तरह दलित का काम सेवा करना था, वही काम महिला का भी रहा है। जाति तो पुरुषों की रही है। यही वजह है कि महिला की एक जाति है, किसी जाति की नहीं है, क्योंकि सदियों से उनकी समस्या और संघर्ष एक ही रहे हैं। सावित्रीबाई ने उसे वक्त प्रण लिया कि वे शिक्षा तो लेकर रहेंगी। सावित्रीबाई जब स्कूल जाती तो उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, कूड़े कचरे फेंके जाते थे, कीचड़ फेंके जाते थे, गंदी चीजों को फेंका जाता था। स्त्री शिक्षा इन संघर्षों से होकर गुजरा है जिसकी आज की पीढ़ियां कल्पना तक नहीं कर सकती हैं। सावित्रीबाई ने अपनी शिक्षा को जारी रखा उन्हीं संघर्षों और इन्हीं कठिनाइयों के बीच, जहां उसके साथ एक भी आदमी खड़ा नहीं था। उन्होंने पूरे समाज से बगावत कर दी, पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती दे डाली और फिर इन्होंने समाज की इस कुरीति का ईंट से ईंट बजा दिया। 3 जनवरी 1831 का महाराष्ट्र के सतारा स्थित नायगांव में जन्म ली सावित्रीबाई फूले की शादी 1840 में 9 साल की उम्र में 11 साल के ज्योतिबा फूले से हो गई थी। लेकिन किस्मत ने भी साथ दिया और ज्योतिबा फूले वही इंसान निकले जिसकी दिली चाहत सावित्रीबाई को थी। महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की गिनती भारत के सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास में असाधारण युगल के रूप में होती है। इन दोनों ने मिलकर समाज को नई राह दिखाई। उन्होंने महिला शिक्षा सशक्तिकरण की दिशा में जाति और लिंग आधारित भेदभाव को चुनौती दी। ज्योतिबा फूले की विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। इन्होंने थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन पढ़ी थी। वे इनसे प्रभावित थे और सामाजिक कुरीति से मुकाबला करने का एकमात्र रास्ता महिला शिक्षा को मानते थे। 1848 में इन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। कई लोगों के मुताबिक उत्पीड़ित जनता के चित्रण के लिए फूले ने ही पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। 1852 में सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिला के बीच जागरूकता फैलाना था। यहाँ वे सभी जातियों के महिलाओं का स्वागत करती थी। सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला। वे भारत की पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य बनी। आपको बता दें कि इस समय कट्टरपंथी विचार की तो हवा चल ही रही थी। महिला और दलितों का वकालत करना भी आसान नहीं था, क्योंकि गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1881 से 1920 के मध्य
एक राष्ट्रवादी विमर्श भी जारी रहा था, जिन्होंने राष्ट्रीयता की क्षति का हवाला देते हुए दलित और महिला शिक्षा का विरोध किया था। वे आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत भी रही थीं। साल 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। उनकी मराठी में लिखी गई कविता ने पूरे देश में स्वतंत्रता, मानवतावाद, भाईचारा, तर्कवाद, समानता, शिक्षा के महत्व जैसे मूल्यों की वकालत की। साल 1854 और 1855 में भारत में साक्षरता मिशन आरंभ हुआ। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से वे बिना दहेज वाली विवाह शुरू करना चाहते थे। उनका उद्देश्य विधवा विवाह कराना, बाल विवाह का विरोध, छूआछूत का विरोध, दलित की उन्नति, महिला की उन्नति थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जहां दबे कुचले सशक्त बन सकते हैं। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की। वे 1876 और 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाने की व्यवस्था की। उन्होंने देश में पहले किसान स्कूल की स्थापना भी की। उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए अभियान चलाया और न केवल अभियान चलाया बल्कि आश्रम की भी व्यवस्था की ताकि उनकी रक्षा की जा सके। 10 मार्च 1897 में प्लेग से उनका निधन हो गया। यह बीमारी भी उनको ऐसे मरीजों के सेवा करने से हुई थी। प्लेग महामारी के दौरान वे एक पीड़ित बच्चे की सेवा कर रही थी। वर्तमान भारत ऐसे ही कई महापुरुषों के नींव पर खड़ी हुई है, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस भी मानवता की सेवा करते हुए जिया था।